पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 15th एंड 16th मार्च के क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड है द हिंदू क्विज में। ओके, सो वेलकम आप सबको एंड लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ मणिपुर? मणिपुर के करंट गवर्नर कौन है? ये एक बार और भी आया है प्रीवियस प्रीवियस डेज के क्वेश्चंस में। एक बार ये डिस्कस हुआ है मणिपुर के गवर्नर के बारे में, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड प्रेसिडेंट रूल एंड द ऑन गोइंग वायलेंस जो वहाँ पे चल रहा है 2 साल से। सो उसमें गवर्नर का रोल इज़ इम्पॉर्टेंट ना, तो इसीलिए बार बार गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि करंट गवर्नर कौन है। सो द करेक्ट आंसर इज़ अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला इज़ दी गवर्नर ऑफ मणिपुर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑन थर्सडे 6 नागा MLAs मेट गवर्नर अजय कुमार भल्ला टू अप्राइज हिम ऑफ द हार्डशिप्स फेस्ड बाई देयर कम्युनिटी ड्यू टू टेंस सिचुएशन इन मणिपुर। अब क्या है, नागाज है मणिपुर में, कुकी, नागा एंड मीतीज़, ये सारे ट्राइब्स इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, मेनली मीतीज़ एंड कुकी नागा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। सो ये लोग गवर्नर से मिले बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। गवर्नर इज़ जो होता है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एग्जिस्टिंग क्राइसिस जो भी है। सो दे मेट द गवर्नर्स रिगार्डिंग द टेंशन एंड सिचुएशंस, और जो कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है। दे प्लेस सपोर्ट फॉर एनी इनिशिएटिव टू रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलसी। वहाँ के जो MLAs हैं वो चाहते हैं कि पीस और नॉर्मलसी जो है वो अब स्टेट में लाया जा सके, कंटिन्यू किया जा सके उसको, और उसके लिए वो कोई भी सपोर्ट देंगे इस इनिशिएटिव में। ठीक है, सो दिस इज़ द background of this question. Next question, which country has brought a genocide case against the Israel actions in Gaza at International Court of Justice? कौन सी ऐसी कंट्री है जो जीनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल, जिसने जीनोसाइड केस फाइल किया अगेंस्ट इसराइल और का जो एक्शन था ऑन गाज़ा उसके रिलेटेड इन द ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? सो द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसराइल वॉर ऑन गाज़ा में साउथ अफ्रीका जो है वो केस किया था अगेंस्ट इसराइल ऑन इन ICJ, और ICJ में इस चीज़ को लेके बात की गई थी कि इसराइल जो बार बार अटैक कर रहा है गाज़ा में, सिविलियंस वहाँ के बहुत अफेक्टेड है, एंड जो डैमेज कॉज हुआ है उसको लेकर के इनोसेंट सिविलियंस जो थे उनकी लाइफ्स चली गई, एंड they are much more impacted than any other militant groups. So this was the issue that South Africa brought at the ICJ. ठीक है, December 29 में ये 2023 में साउथ अफ्रीका जो है ये केस फाइल हुआ था इन ICJ एलिगिंग Israel military campaign in Gaza amount to genocide. genocide means mass killing of civilians वहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद 11/2024 में जो है ICJ में इसकी हियरिंग हुई, एंड जो भी यहाँ के जजेस हैं, 15 जजेस होते हैं ICJ में कोर्ट के अंदर जो, और उसमें से जो है एक जज इसराइल के भी थे और एक साउथ अफ्रीका का भी, दो जज थे। सो ये इसके बारे में पूरा डिस्कशन हुआ और क्या एलिगेशंस लगे हैं उस पर वहाँ पे जो है बातें हुई। उसके बाद है कि इसका जो रूलिंग प्रोविज़न्स है एंड जो भी फाइनल रूलिंग है वो सब से रिलेटेड कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसराइल प्रेसिडेंट वाज आल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ दीज अटैक्स एज वेल एज द जीनोसाइड टू। सो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। इसराइल इज़ द पार्टी ऑफ जीनोसाइड कन्वेंशन। जीनोसाइड कन्वेंशन के थ्रू ही जो है वो इसराइल को रिस्पॉन्सिबल माना गया in this case, and Israel जो इसका पार्टी है। so it was ordered by ICJ to take actions to prevent acts of genocide। इसलिए इसराइल को ऑर्डर किया गया कि जीनोसाइड को प्रिवेंट किया जा सके, वहाँ के सिविलियंस, वहाँ के इनोसेंट लाइफ्स को को जो है उसको बचाया जाए, ना कि उन्हें मार दिया जाए, एंड जो वहाँ के सिविलियंस अफेक्ट हो रही है उस चीज़ को बाय इसराइल अटैक उसको रोकने के लिए। ठीक है, सो और ये वॉर अगेंस्ट हमास था। इट वॉज इसराइल वॉर वॉज मेनली अगेंस्ट द मिलिटेंट ग्रुप हमास, बट वी ऑल नो कि हमास से ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं गाज़ा के, दे आर द मोस्ट अफेक्टेड। फैमिलीज़ पूरी बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो ख़त्म हो गई हैं। साउथ अफ्रीका जो है ये केस लाई है इसराइल के एक्शंस ऑन गाज़ा से रिलेटेड। ठीक है, सो ये ICJ से रिलेटेड था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड वॉज रानिया रॉ कॉट विथ एट कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रानिया रॉ जो है ये अभी बहुत ही न्यूज़ में है बिकॉज, और ये ब्यूरोक्रेट्स हैं उसकी डॉक्टर हुई एंड उसको मनी स्मगलिंग एंड गोल्ड वाले में इनको पकड़ा गया। सो कितने ग्राम ऑफ गोल्ड से। सो सी वॉज कॉट रेड हैंडेड ट्राइंग टू स्मगल 14.2 kg ऑफ gold at KIA एयरपोर्ट, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाय डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI। ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, इन सब से रिलेटेड चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने में रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द रुपी सिम्बॉल टू डिनोट रुपी। जो रुपी में जो ये आर करके ऐसे जो सिंबल है ये किस जो डिनोट करता है रुपी को, ठीक है, ये सिंबल। सो इसको कौन डिज़ाइन किया था। सो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर उदय कुमार। सो डॉक्टर उदय कुमार जो है वो इंडियन रुपी जो सिंबल है इसको डिज़ाइन किए थे इन 2010। सो इस जी के फैक्ट ओनली पता होना चाहिए आपको। ही इज़ द सन ऑफ DMK MLA, डिज़ाइन बाई D उदय कुमार, वो वॉन अ नेशनल कॉन्टेस्ट, वो जीते थे नेशनल कॉन्टेस्ट टू डिज़ाइन अ सिंबल फॉर अ रुपी 2010। सो दैट्स वाई अभी ये क्यों न्यूज़ में ना, एक्चुअली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, तमिलनाडु इज़ इन न्यूज़ फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, एक तो NEP से रिलेटेड कि 3 लैंग्वेज फार्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे, तमिल को प्रमोट करेंगे एक्सेट्रा। देन अदर अभी क्या हो गया है, प्रिवेंटिव पॉलिसी फॉलो कर रही है तमिलनाडु। अभी बजट पेश हुआ था तमिलनाडु स्टेट असेंबली में एंड दे यूज द सिंबल तमिल सिंबल, दे यूज द तमिल सिंबल इन देयर बजट इन प्लेस ऑफ दिस रुपी सिंबल, इन प्लेस ऑफ दिस। सो इस चीज़ को लेकर भी बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो गया कि इट वाज रॉन्ग, क्योंकि आप रुपी जो है ये सेंट्रल सिंबल है। सो दे आर यूजिंग हियर ऑल्सो द तमिल सिंबल टू प्रमोट तमिल एंड देयर रीजनलिज्म, बूस्ट रीजनलिज्म। सो उस चीज़ को लेके ही ये अभी रुपी सिंबल जो है वो बहुत ही न्यूज़ में चल रही थी। सो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Union Budget 2025-26 has increased allocation to women-centric schemes to by how many percentage? यूनियन बजट जो इस साल का फिनेंशियल ईयर का जो यूनियन बजट है 2025-26 का, उसमें जो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स है, जो भी स्कीम्स जो वुमेन को लेकर है, वुमेन से रिलेटेड, उनको डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ, उनके हेल्थ, न्यूट्रिशन, ऑल दी फील्ड्स, डोमेन्स, ऑल दी सेक्टर से रिलेटेड वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स जो है उसमें एलोकेशंस जो है गवर्नमेंट की, जो पैसे जो एलोकेट किए जाते हैं हर मिनिस्ट्री को या हर स्कीम्स को, ठीक है, उसमें इंक्रीज़ किया है गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दी है ऑन वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स। सो कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ 37.25%। ठीक है, इन यूनियन बजट। सो अब देखते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। यूनियन बजट जो है वो हेल्ड फ्रॉम इट्स इंक्रीज एलोकेशन टुवर्ड्स वुमेन सेंट्रिक स्कीम। ठीक है, टोटल जेंडर बजट जो है वो कितना हो गया, 4.49 लाख करोड़। 4.49 लाख करोड़ इज़ द टोटल जेंडर बजट, जो है 37.25% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस एलोकेशन ऑफ 3.27 लाख करोड़। सो 3.27 लाख करोड़ जो था वो लास्ट ईयर था। ठीक है, एंड नाउ दिस इज़ 4.49 lakh crore. So it is increased to 37.25%. इसमें increase देखा गया. The increased allocation is due also one of the factor because of the inflationary rate. अब increase क्यों होता है, क्योंकि inflation भी तो उसी तरीके से year by year बढ़ रहा है ना, तो that's why more spending by the government is done in women centric schemes, in other margin, in other specific कह सकते हो आप स्कीम्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशनरी लेवल को भी देखते हुए एलोकेशंस गवर्नमेंट बढ़ाती है। सो दिस इज़ इट। इसमें एक और देख लेते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ जेंडर बजट 2020। अब हाइलाइट्स क्या है जेंडर बजट के। सो एलोकेशन कितना हुआ है, 8.86%। जो टोटल बजट है उसका 8.86% जो है इंक्रीज़ किया गया है जेंडर बजट में। ठीक है, एंड जेंडर बजट में पिछले साल से इस साल के जेंडर बजट में
जो है 37.25% का इंक्रीज़ है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ है। 8.86% इंक्रीज़ है टोटल यूनियन बजट के। ओके, इस साल के टोटल यूनियन बजट में जेंडर बजट 8.86% है, टू इंक्रीज़ किया गया। एंड प्रीवियस ईयर के जेंडर बजट का कंपैरेटिवली इस ईयर में 37.25% का इंक्रीज़ है। देन इसमें वही 4.49 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया विमेन एंड गर्ल्स के लिए। 49 मिनिस्ट्रीज एंड 5 यूटीज हैव रिपोर्टेड एलोकेशंस बूस्टिंग वुमेन वेलफेयर एजुकेशन इकोनॉमिक एम्पावर। इसमें 49 मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड अदर 5 यूनियन टेरिटरीज जो है वो सब जो है एलोकेशन में सपोर्ट की हैं एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वेलफेयर, एजुकेशन इन सब में ज़्यादा स्पेंडिंग की जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो 2 करोड़ टर्म लोन और फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम विमेन SC and ST ऑन्टरप्रेन्योर। गवर्नमेंट जो है वो 2 करोड़ रुपीज़ एज अ टर्म लोन भी इंट्रोड्यूस की है। और ये दिया जाएगा फर्स्ट टाइम विमेन को, ठीक है। देन SC को एंड ST ऑन्टरप्रेन्योर्स को ये दिया जाएगा 2 करोड़ टर्म का टर्म लोन। सो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tamil Nadu state government has allocated funds from its sector to compensate for 2,150 crore withheld by the center, which scheme the fund was originally under। अभी फिर से मैं वही बात बताई थी कि तमिलनाडु is continuously in the news because of the national education policy implementation, 3 language formula। अब ये तमिल वाला जो सिंबल वाला भी सीन हो गया है। सो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है it has not got फंड फ्रॉम दी सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन रिलेटेड फंड अभी रिलीज नहीं हुआ है, सेंटर डिले कर रही है बिकॉज ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP इन इट्स स्टेट, ठीक है। तमिलनाडु इज़ नॉट अग्रीइंग टू इम्प्लीमेंट NEP एंड इट्स 3 लैंग्वेज फार्मूला मेनली, तो उसके कारण सेंटर जो है वो फंड रिलीज़ नहीं कर रही है। तो अब फंड जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा बाई सेंटर, देन देयर इज़ अ डेफिसिट, फंडिंग में प्रॉब्लम होगी स्टेट को। सो दे आर यूजिंग दी 2,152 करोड़ फंड जो यूज़ किया जा रहा है, जो ओरिजिनली किसी और स्कीम के लिए लोकेटेड था, बट तमिलनाडु इज़ यूजिंग दैट फंड इन इट्स व्हाट कैन वी से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सो वो फंड जो है वो किस स्कीम के अंदर ओरिजिनली था? सो इट्स करेक्ट आंसर इज समग्र शिक्षा, ठीक है। तमिलनाडु को एलोकेट किया गया था फंड, जो किया गया है वो समग्र शिक्षा से का एलोकेट किया गया है। सो देखते हैं समग्र शिक्षा क्या है। समग्र शिक्षा स्कीम लॉन्च किया गया 24 मई 2018 में, ठीक है। एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया, द गोल ऑफ द स्कीम ये था। डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इंस्ट्रक्शन भी एक स्कीम का एक इम्पॉर्टेंट एम है। देन इट वॉज स्टार्टेड बाई HRD, एजुकेशन मिनिस्ट्री को पहले HRD कहते थे। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर कलेक्ट फंड्स, डेडलाइन हुआ 31st फॉर दिस स्कीम। सो इस मेनली इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे फंड एलोकेट किया गया है अभी स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके थ्रू जो है फंड लाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वेलफेयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को प्रायोरिटी रखने के लिए तमिलनाडु की जो फिनेंस मिनिस्टर है वो अनाउंस किए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी फ़ंड जो पहले समग्र शिक्षा अभियान में कंट्रीब्यूट करती थी उसको वो यूज़ करेगी इधर कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि जो सेंटर है वो फंड्स को उन्होंने विथहेल्ड किया हुआ है एज स्टेट रिफ्यूज़ टू ऑन बोर्ड PM श्री स्कीम दैट मैंडेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP इन इट्स इंटायरिटी। सो क्योंकि सेंटर जो है वो फ़ंड को रखी हुई है, विथहेल्ड की हुई है अपने पास एंड वो रिलीज़ नहीं कर रही, क्योंकि PM श्री स्कीम को अपने स्टेट में तमिलनाडु को अप्लाई करना है थ्रू NEP। सो दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द तमिलनाडु एंड द सेंटर, ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के बीच, दैट्स वाई देयर इज़ अ स्कार्सिटी इन द फंड्स। Next question, a parliamentary committee is strongly arguing for the revision of wages under a scheme on its report tabled in the Lok Sabha on Wednesday, which is this scheme। अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो है अभी वेजेस के पिछले में भी हम बात कर रहे थे कि वेज जो है स्टैगनेंट है इंडिया का, बहुत सारे जो स्कीम्स है उसमें। सो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है अभी स्ट्रांगली चाह रही है कि जो वेजेस जो है उसको रिवाइज़ किया जा सके और बढ़ाया जाए लोकसभा में। सो कौन सी स्कीम सबके मेनली किस स्कीम की बात की जा रही है यहाँ पे जिसमें वेज बढ़ाने की बात हो रही है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज मनरेग्स का, ठीक है। जो मनरेगा स्कीम है वो गवर्नमेंट की। सो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो रिवीजन ऑफ वेजेस चाहती है अंडर मनरेग्स, महात्मा गांधी नेशनल
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो चाहती है कि जो वेजेस है उनका रिवीजन हो और उसको बढ़ाया जा सके. दैट्स वाई इट्स वॉज द रिपोर्ट वॉज टेबल्ड इन लोकसभा में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट जो थी, इन्होंने टेबल पे एक रिपोर्ट डिस्कस किया है एंड इट वाज हेडेड बाय कांग्रेस एमपी सप्तगिरी शंकर, जो चाहते हैं कि जो यूनिफॉर्म वेज रेट है अक्रॉस कंट्री उसको बढ़ाया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके यूनिफॉर्म रेट को, क्योंकि कहीं किसी स्टेट में कम है, किसी स्टेट में ज़्यादा है एंड इट क्रिएट डिफरेंसेस ऑल्सो. इट इज़ ऑल्सो what we can say one of the factor of migration. इंटरस्टेट माइग्रेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. सो इसको एक यूनिफॉर्मिटी भी लानी चाहिए थ्रू ऑल द स्टेट्स थ्रू आउट द इंडिया. सो इस चीज़ को लेकर के भी बात की गई है. सो पर डे वेज देखो वेरी करता है. 234 है नागालैंड में, वहीं 374 इन हरियाणा एंड सिक्किम. सो इट वेरीज ना. सो दैट्स वाई यूनिफॉर्मिटी इन वेजेस के लिए एंड इंक्रीज इन द वेजेस के लिए जो है एक रिकमेंडेशन दिया गया है बाय पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और इसको कौन हेड कर रहे हैं? कांग्रेस एमपी सप्तगिरी शंकर. ये भी ध्यान रखना आप. मनरेगा की बात हो रही है यहाँ पे. अब इस स्कीम के बारे में देते हैं. ये स्कीम जो है लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2005. इसमें सेंट्रल स्टेट में ये है कि 90/10 कॉस्ट शेयरिंग है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? गारंटीज 100 डे वेजेस. इसमें 100 डे वेज गारंटी किया जाता है इन रूरल हाउस होल्ड, ठीक है. फिर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है. ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी रहता है. फर्स्ट 30 डेज तक यदि आपको काम नहीं मिला तो आपको 1/4 वेज रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट्री अलाउंस दिया जाएगा और हाफ ऑफ द वेज रेट पे रिमेनिंग पीरियड में दिया जाएगा, ठीक है. ये सबके लिए ओपन है, ओपन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड. प्रायोरिटी जो दिया जाता है विमेन को दिया जाता है प्रायोरिटी इसमें, क्योंकि 1/3 प्रायोरिटी विमेन को भी दिया जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर द मनरेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वॉज इंडियाज फर्स्ट मिशन डिप्लॉयड टू स्टडी द सन? कौन से इंडिया की पहली मिशन है जो सन की स्टडी के लिए मिशन को लॉन्च किया गया है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज आदित्य L1, ठीक है. ये पहला मिशन है टू सन, टू स्टडी दी सन. सो देखते हैं इसके बारे में. डेयरिंग आदित्य L1 सोलर मिशन है ये, जो एम्स टू पुट 1500 kg हैवी क्लास सैटेलाइट इनटू हेलो ऑर्बिट. हेलो ऑर्बिट में ये सैटेलाइट को रख डाला गया था L1 में, ठीक है. जहाँ से सन को बहुत ही स्टेबल होकर के ऑब्जर्व किया जा सके. वो वैसा है जहाँ पे कोई भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा ड्यू टू दी व्हाट वी कैन से सन एंड अर्थ के बीच में इक्वल डिस्टेंस है. वो वैसा पॉइंट है L1 पॉइंट, ठीक है. तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा ग्रेविटेशनल फोर्स या अदर कोई फोर्सेस का. वहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ आप सन को और सन को जो ऑब्जर्व करने का सबसे बेस्ट डिस्टेंस एंड देन क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं आप वहाँ पे. वो ऐसा पॉइंट है L1 पॉइंट, ठीक है. A point between sun and earth about 1.5 million किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. सन और अर्थ के बीच का वो डिस्टेंस है पॉइंट, उसमें 1.5 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है. इसरो इज सेट टू लॉन्च. इसरो जो है ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है 1920 में टू स्टडी सन. इसमें 3 स्टेज जो है वो इंजन लगी हुई है जो यूज़ होती है. स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. और इसको लॉन्च किया गया था PSLV के थ्रू. और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस मिशन के? ऑब्जेक्टिव से सन के आउटर मोस्ट लेयर जो कोरोना है एंड क्रोमोस्फेयर, उनको मेनली स्टडी करना है. कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, इन सब चीज़ों को वहाँ पे स्टडी करना है. स्टडी दी ओरिजिन ऑफ सोलर स्टॉर्म्स. सोलर स्टॉर्म का क्या ओरिजिन है और क्या पाथ वो फॉलो करता है, उसका इफेक्ट क्या है, ये सबको स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन लाया गया था मेनली, ठीक है. तो सैटेलाइट विल बी प्रोग्राम्ड ऑन L1 पॉइंट जो बताया हम, वही L1 पॉइंट पे उस सैटेलाइट को रखा जाएगा और सन के मैग्नेटिक फील्ड और इमेजेस को स्टडी की जाएगी. It was launched from the Sriharikota. L1 mission is India's first scientific mission dedicated to studying the sun. और इसमें VLC पेलोड को यूज़ किया गया है इस मिशन में. अभी तो इसमें से अभी सन की बहुत अच्छी पिक्चर्स भी उन्होंने भेजी है इसरो को. सो दिस मिशन इज सक्सेसफुल और ये स्टडी कर रहा है सन को. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंट्रीज ऑफ वेस्ट कॉन्टिनेंट US एंड इसराइल हैव अप्रोच टू रीसेटल पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द गाजा. कौन से कॉन्टिनेंट को अप्रोच किया गया है बाय US एंड इसराइल टू रीसेटल पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गाजा? गाजा से पैलेस्टीनियंस को रीसेटलमेंट के लिए कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट को अप्रोच किया गया है बाय US एंड इसराइल?
सो अभी यूएस जो है वो चाह रहा है कि गाजा में से रिहेबिलिटेट किया जाए इसको पैलेस्टीनियंस को। और तो कौन से कॉन्टिनेंट, मेनली इट्स द करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। ठीक है, सो अफ्रीका, यूएस एंड इसराइल जो है वो ऑफिशियल्स ऑफ 3 ईस्ट अफ्रीकन गवर्नमेंट्स, उन्होंने कांटेक्ट किया ईस्ट अफ्रीकन गवर्नमेंट से टू डिस्कस यूजिंग देयर टेरिटरीज एज पोटेंशियल डेस्टिनेशन फॉर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस, ताकि वहाँ पे पैलेस्टीनियंस को रीसेटल किया जा सके गाजा स्ट्रिप से अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोज्ड पोस्ट वॉर। ये जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प का पोस्ट वॉर जो है प्लान है। सो इट इज़ क्रिटिसाइज्ड ग्लोबली, क्योंकि जो मेन स्टेट जो कॉन्टैक्ट किए गए हैं वो है सूडान, सोमालिया एंड द ब्रेक अवे रीजन, जिसको सोमाली लैंड कहते हैं। ये इस 3 स्टेट जो अफ्रीकन स्टेट है इसको सेलेक्ट किया गया है, अफ्रीकन कंट्री को, फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप। सो इसका क्रिटिसाइज का मेन इशू ये है कि ग्लोबली क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिकॉज दीज स्टेट्स आर ऑलरेडी अंडर द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दे आर पुअर, वेरी पुअर कंडीशंस आर प्रेजेंट देयर, और ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है यहाँ पे सिचुएशंस जो है कंट्री की। सो दैट्स वाई जो है ये प्रपोजल जो है इट इज़ वाइडली क्रिटिसाइज्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये मेनली इजराइल एंड यूएस जो है ये इन 3 कंट्रीज़ के गवर्नमेंट को कांटेक्ट कर रही थी। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ चाइना, रशिया एंड ईरान कॉल्ड ऑन फ्राइडे टू एंड एंड यूएस सैंक्शंस ऑन अ कंट्री। ठीक है, विच इज़ दैट कंट्री? अभी चाइना, रशिया और ईरान जो है ना मेनली चाहते हैं कि यूएस सैंक्शंस जो है कंट्री पे हट जाए, वहाँ से ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए उसी यूएस सैंक्शन का। तो कौन सी कंट्री पे? इट्स करेक्ट आंसर इज ईरान। इट इज़ रिलेटेड विथ ईरान न्यूक्लियर डील। ठीक है, सो इस चीज़ से रिलेटेड है ये न्यूज़। चाइना, रशिया, ईरान चाहती है कि यूएस सैंक्शंस जो ईरान पे लगी है सो दैट कि ईरान जो है कोई भी न्यूक्लियर चीज़ों को टेस्टिंग या न्यूक्लियर को प्रमोट नहीं कर सकता किसी भी सेंस में, उस चीज़ को अब एंड किया जाए। सो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। चाइना, रशिया एंड ईरान कॉल्ड फॉर एंड एंड यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान ओवर इट्स रैपिडली एडवांसिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान में चल रहा है उसको, उस पर सैंक्शंस हटाने की बात की जा रही है। और इससे रिलेटेड जो है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो लिखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चाहते हैं कि यदि ये सैंक्शन हटेगा तो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं इरान से रिलेटेड। सो इसीलिए ये एक बैकग्राउंड था, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, बट मेनली ईरान से रिलेटेड ये बात की गई यूएन सैंक्शन के। और ये ध्यान रखना इट इज़ रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर डील विथ द यूएस एंड अदर कंट्रीज। नेक्स्ट, what is the mobile app in Iran called that allows the public to report on women without a headscarf? अभी ईरान में कल ही की न्यूज़ में ये ईरान में जो है एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जिसमें वो नज़र रखेंगे वुमेन्स पे इन दी लो लोकेलिटी, कहीं भी जो भी विमेन विदाउट हेड स्कार्फ है, जो कह सकते हो आपकी जिन्होंने दुपट्टा नहीं ले रखा है या जिन्होंने सर नहीं ढका हुआ है, उन विमेन्स पे नज़र रखने के लिए ईरान ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सो उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? सो इट्स करेक्ट आंसर नज़ीर। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। नज़ीर जो है इसको अलाउ किया गया है पब्लिक में रिपोर्ट करने के लिए कि विमेन विदाउट अ हेड स्कार्फ। ठीक है, ईरान जो है रिलाइज ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस किया जाएगा विमेन पे मेनली इन द पब्लिक टू इन्फॉर्म ऑन विमेन रिफ्यूजिंग टू वियर द कंट्रीज मैंडेटरी। ईरान में जो है मैंडेटरी है हेड स्कार्फ इन पब्लिक। इवन हार्ड लाइनर पुश, इसको मेनली इसमें पेनल्टीज़ एंड बहुत सारे पनिशमेंट्स भी दिए गए हैं यदि इसको आप वायलेट करते हो तो। सो नज़ीर मोबाइल ऐप जो है ऑफर्ड बाय इरानियन पुलिस के द्वारा इसको लाया गया है, अलाउज द पब्लिक टू रिपोर्ट ऑन अनकवर्ड विमेन इन व्हीकल। इवन आप व्हीकल के अंदर भी आपको अनकवर्ड नहीं रहना है, इंक्लूडिंग एम्बुलेंसेस, बसेस, मेट्रो कार्स एंड टैक्सीज, किसी भी चीज़ में नहीं। सो दिस इज़ इट अबाउट दी नज़र। सो ये थे आज के 15th एंड 16th मार्च के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव। ये वन लाइनर एग्ज़ाम हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। सो इट विल बी बेनिफिटिंग फॉर यू एज वेल एज फॉर मी ऑल्सो। सो आई होप कि ये जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप इनको रिवाइज करना, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उसको भी। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, और हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट क्विज। टिल देन बाय बाय।